हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग हैं हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले, जो कि हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी आसान भाषा में आप सभी को समझाने की। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देरी लगाए। स्क्रीन पर है हमारा पंचवर्षीय योजना क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। अगर हम अपनी आसान भाषा में कहें तो देश के लिए कम संसाधनों में देश की जो अर्थव्यवस्था है या फिर उसका जो विकास है उसको रास्ते पर लाना या फिर उसको आगे तक बढ़ाना पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान होता है। और बात करें 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन अवधारणा का यह आधार था। कौन? पंचवर्षीय योजनाएं। और इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, सबको रोजगार प्रदान करना, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। किसके द्वारा? पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा। पहली पंचवर्षीय योजना 1928 में यूएसएसआर, जो कि अभी रूस है, जोसेफ स्टालिन द्वारा पेश की गई थी। और हमारे जो भारत देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं वो रूस द्वारा ली गई हैं। बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को रूस द्वारा लिया गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी। और आगे देखते हैं योजना आयोग। तो फ्रेंड्स, योजना आयोग जो है वही पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम करती थी। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है, जो कि ये गैर संवैधानिक संस्था थी। ये सिर्फ और सिर्फ इसका कोई भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं था, जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। अभी हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा था कि उनका इरादा योजना आयोग कमीशन को भंग करना या फिर योजना आयोग को हटाना है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि अब योजना आयोग या फिर पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। वही नेक्स्ट बात करते हैं। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग कर दिया और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किया गया इसका नाम। वहीं बात करें नीति का जो फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और बात करें 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई। तो इनका जो है हम पूरा विस्तार से उल्लेख करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग धैर्य के साथ देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारी पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक रही थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को पहले पीएम जो कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8 दिसंबर 1951 के दिन देश की संसद में पेश किया गया। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। तो फ्रेंड्स, ये जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, और किस मॉडल पर आधारित थी या फिर किसने लागू की। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको नोट डाउन करते चलिए। वहीं बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य थे, तो लक्ष्य पूछा जाता है तो जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य था इसका, वो इस योजना में खेती को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था, यानी कृषि को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध एवं देश के विभाजन से हुई खराब अर्थव्यवस्था को दोबारा आगे बढ़ाना इस पंचवर्षीय योजना का मकसद था। वहीं बात करें सड़कों का निर्माण करना, रेल के इंजन एवं दूसरी वस्तुओं का प्रतिस्थापन और सिंचाई एवं विद्युत प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना इस योजना का लक्ष्य था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं क्या थीं? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो विकास दर 2.1% था, और इसकी प्राप्ति जो हुई थी वो 3.6% हुई थी, जो कि बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा था। और इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलुज नदी पर है,
और हीराकुंड बांध जो कि महानदी उड़ीसा में है। कई सिंचाई परियोजनाएं इस योजना के दौरान शुरू की गई थीं। इस कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा नागल बांध या फिर हीराकुंड बांध किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाई गई थी, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरे देशों से आए प्रवासी नागरिकों का पुनर्वासन किया गया इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो हाल ही में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस समय पाकिस्तान से या फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी लोग आए थे, तो उनको पुनर्वासन करने की जिम्मेदारी या फिर काम जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा किया गया था। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक रही थी। इसकी अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 और इसका उद्देश्य जो था वो तीव्र औद्योगिक विकास। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल जो था प्रोपीसी महाबोलिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका मॉडल, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रोपीसी महाबोलिस और प्राथमिकता इसने दी थी औद्योगिक क्षेत्र के लिए और इसके लिए जो पैसा आवंटित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, वो 4,800 करोड़ रुपए। और इस योजना का उपनाम जो होता है वो है नेहरू महाबोलिस योजना, क्योंकि फर्स्ट थी नेहरू जी ने जो लाए थे और दूसरी महाबोलिस योजना, तो इनको मिक्स कर दिया और एक नाम है इसका भौतिकीवाद योजना। और इसका आर्थिक लक्ष्य जो था वो 5% था, लेकिन इसकी प्राप्ति 4% ही हो पाई थी। और वहीं बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदु, तो फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख बिंदु में 1956 में ही जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे संचालित करने के लिए जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। तो जो LIC है उसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। LIC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य स्तर पर खादी एवं ग्राम उद्योग कार्यक्रम की शुरुआत 1957 से 1958 में की गई। इसका उद्देश्य क्षेत्रों में खादी ग्रामीण उद्योगों में माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इस योजना में इंडियन एग्रो सोसाइटी 1958 में इसकी स्थापना की गई। यहीं से भारत में आधुनिक खेती शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक खेती की जो शुरुआत मानी जाती है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा इंडियन एग्रो सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1958 में। और कुछ प्रमुख बिंदु देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। तो 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये जो है इन पंचवर्षीय योजनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में क्रमशः सोवियत संघ, भिलाई सोवियत संघ द्वारा, ब्रिटेन द्वारा दुर्गापुर और जर्मनी की सहायता से राउरकेला के जो हमारे लौह इस्पात हैं उन कारखानों को स्थापित किया गया था। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना तथा आधुनिक कृषि प्रणाली में अपनाना था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना रही है। अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक ये चली थी और उद्देश्य आत्मनिर्भर अब अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। इसका उद्देश्य जो था वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, पहली का कृषि, दूसरी का उद्योग और तीसरी का यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो कृषि एवं क्षेत्र उद्योग है। और इसके जो मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये सुखमय चक्रवर्ती तथा प्रो सैंडी मॉडल। और इसमें जो निर्धारित विकास दर 5.6 रखी गई थी, जो कि 2.8 ही प्राप्त हो पाई। और यह पंचवर्षीय योजना सबसे विफल रही थी, यानी इसकी जो प्राप्ति हो पाई थी वो 50% ही हो पाई थी और सबसे विफल योजना इसी को माना गया है। और इस पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण क्यों ये
जो पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों विफल हुई, तो उसके ये मेन कारण थे। पहला था हमारा भारत से चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जो कि चीन ने हमारा कुछ क्षेत्र कब्जा लिया। और वहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो पाकिस्तान को बुरी तरह से हार हुई। और वहीं 1965 से 1966 में भारत में भीषण अकाल पड़ा था। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिससे हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। और भारतीय की सबसे विफल योजना यह मानी जाती है। इस योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही, यहाँ तक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सामान्य से नीचे चली गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी। जो हमारा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो होता है वो इस समय सबसे कम पर चला गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बिंदु, तो इसके जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो खास समस्या के लिए 1963 से 64 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। ज्ञात है कि यह कार्यक्रम फोर्ड संस्थान के कार्यालय विशेष दाल की अनुशंसा पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1964 से 65 में भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो आगे चलकर श्वेत क्रांति का कारण बना। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसने भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 जारी किया। अगला है हमारा 1966 के शुरू में हरित क्रांति का मसौदा जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा सृजित किया गया, जिसे लागू योजना अवकाश ने किया गया है। अगला है योजना अवकाश। तो फ्रेंड्स, हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं हमने देख ली और फिर तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारा पंचवर्षीय योजना नहीं आई। उस समय हमारा योजना अवकाश चला था। योजना अवकाश को हम दूसरे नाम से जानते हैं वार्षिक योजना, जो कि 1966 से 1969 तक चली थी। योजना अवकाश की समय अवधि जो थी वो 1966 से 1969 तक थी और इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र का समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो योजना अवकाश के द्वारा 1966 से 1969 के बीच। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो C सुब्रमण्यम हैं और विश्व की बात की जाए तो वो नॉर्मन बोरॉन है। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण जो था वो भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफलता के कारण इस योजना अवकाश को बनाया गया था। अगला है हमारा भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि, उसका जो समय था वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। तो फ्रेंड्स 1 अप्रैल और ये 31 मार्च ये तो कंफर्म है, क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सन है ये इम्पोर्टेंट है और इसका जो उद्देश्य था वो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और मॉडल की बात की जाए तो अशोक रुद्र तथा एलन एस मान्य द्वारा सृजित ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। और बात करें इसकी प्राथमिकता तो कृषि इसकी प्रथम प्राथमिकता थी। और इस दौरान 1969 में लीड बैंक की योजना की शुरुआत हुई। वहीं बात करें 1970 में भारत में पहली निर्यात पॉलिसी घोषित की गई थी, निर्यात नीति, जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो थी वो 1970 में पहली बार बनी थी। और 1970 में ही भारत में कोर क्षेत्र की अवधारणा दत्त समिति ने प्रस्तुत किया था। और अगला है कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो हैं इससे रिलेटेड। जुलाई 1969 में 14 निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से या इससे अधिक है। जिस भी बैंक की 50 करोड़ से ज़्यादा जमा पूंजी होती थी, जिस बैंक में 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए होते थे 1969 में, तो उस समय उन बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में किया गया था। और अगला है हमारा जून 1969 में आर्थिक संकेंद्रण रोकने के लिए MRTP एक्ट
1969 बनाया गया, जिसे 1970 में लागू किया गया। और वही नेक्स्ट है 1972-73 में पहली बार भारत का व्यापार शेष अनुकूल हुआ। शेष अनुकूल मतलब ये हुआ कि पहली बार जो है हमारा भारत का व्यापार प्लस या फिर पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। 1973 से 74 में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया और 1973 में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 में बनाया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो है वो 1973 में लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1973 से 74 में सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी का गठन किया गया और जिसका उद्देश्य कृषकों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना था। और वहीं बात करें 1974 में योजना आयोग ने कैलोरी के रूप में निर्धनता रेखा का पहली बार बनाया गया। यानी योजना आयोग द्वारा बनाया गया था कि कैलोरी के रूप में सामने वाले या फिर व्यक्ति को, नागरिकों को गरीबी या फिर अमीरी का जो है निर्धारित किया गया। इस योजना काल में वर्ष 1971 के आम चुनाव को नारा दिया गया था। जब 1971 में जो चुनाव हुए थे उनको बताया गया था कि ये आम चुनाव हैं। नेक्स्ट है हमारा इस योजना में 5.7% की लक्ष्य विकास दर के स्थान पर विकास दर सिर्फ और सिर्फ 3.3% रही। इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान नारा दिया था कि सब कहते हैं इंदिरा को हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो तभी से ये नारा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ नारा दिया, और ये दिया था 1971 में। ये आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं 1974 1979। 1974 से 1979 तक इसकी जो है अवधि रही और इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग का और कारखानों को वरीयता दी गई। फर्स्ट नंबर पर रखा गया था कृषि और उसके बाद उद्योग कारखाने। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसने 4.4 के लक्ष्य के मुकाबले 4.8 की वृद्धि दर हासिल की थी। जनता पार्टी सरकार द्वारा इस योजना को निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया था। और वहीं बात करें इस योजना का जो ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था और नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई द्वारा इस योजना को समय से पहले 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रोलिंग प्लान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इसका मतलब होता है जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई थी तो उसने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही ख़त्म कर दिया था। इसके स्थान पर 1 वर्षीय प्लान बना दिया था जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान आया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान आया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा छठवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे जो है हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हमने उस दिन भी बोला टाइपिंग मास्टर से कि थोड़ा टाइपिंग ध्यान से किया कीजिए। यहाँ पे 1980 से 1985 होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग खुद से सही कर लीजिए। इस योजना की अवधि जो है 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का जो मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। छठी पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। और बात करें मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए, राशन की दुकानें बंद कर दी गईं, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार से इस योजना के समय नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। इस समय जो महंगाई थी वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और वहीं बात करें इस योजना के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की और नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 की स्थापना हुई थी। यह योजना बहुत सफल हुई।
इसका विकास दर 5.2 से लेके 5.2 था, लेकिन इसने 5.7 की वृद्धि दर हासिल की। तो फ्रेंड्स ये पंचवर्षीय योजना 2 बार तैयार की गई थी। वहीं बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1985 से लेके 1990 तक रही। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना इसका लक्ष्य था। और वहीं बात करें, इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी थी। जो हमारे प्राइवेट एरियाज़ थे, प्राइवेट सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और वहीं बात करें, इसका विकास लक्ष्य जो था वो 5% था, लेकिन इसने 6% वृद्धि दर हासिल की थी। और वार्षिक योजनाएं केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990 से 91 और 1991 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। पहली बार फ्रेंड्स बनाई गई थी 1967, 68 और 69, और यहाँ पे बनाई गई हैं 3। तो ये आप लोग देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वो 1966, 1967 और 1968 3 वार्षिक योजनाएं, और यहाँ पे 1990, 91 और 91, 92। तो नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1992 से 1997 चली। यह योजना जॉन डब्ल्यू मूलर के आधार पर आधारित थी। इसका जो मॉडल था वो जॉन डब्ल्यू मूलर था। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। और वहीं बात करें, इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी। अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल की शुरुआत की थी। इसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा एलपीजी मॉडल आया था। तो ये आया था 8वीं पंचवर्षीय द्वारा। यह योजना सफल रही थी और इसके विकास का लक्ष्य जो था वो 5.6% था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इस योजना का लक्ष्य समानता के साथ विकास करना था। इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी। और फ्रेंड्स इस योजना का जो मुख्य फोकस वो न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इस भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया था। इस पंचवर्षीय योजना को जो था वो भारत की आज़ादी 50वें वर्ष लॉन्च किया गया था। यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर प्राप्त करने में सफल नहीं रही। इसने केवल 5.6 की वृद्धि दर हासिल की। तो फ्रेंड्स ये उतनी सफल नहीं रही थी। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली पंचवर्षीय हमारी योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से 2007 तक रही थी। और ये पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर देना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना ने लक्ष्य रखा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुना कर दें? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। और बात करें, इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम कर देना था। पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट लक्ष्य और टारगेट रखे जाते थे गवर्नमेंट द्वारा। और वहीं बात करें, इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2 की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। तो काफ़ी हद तक ये सही रहा था। वहीं अगली है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। और यह योजना श्री सी रंगाराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसका मुख्य थीम जो था वो तेज़ और अधिक समावेशी विकास थी। और वहीं बात करें, इस योजना की जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 8.1%, लेकिन इसकी वास्तव में जो वृद्धि दर थी वो 7.9% थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट तक थी। नेक्स्ट है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना।
तो फ्रेंड्स 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो हमारी 2012 से लेकर 2017 तक, इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक यह योजना सी रंगाराजन द्वारा तैयार की गई। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो भी सी रंगाराजन द्वारा तैयार की गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना भी इन्हीं के द्वारा तैयार की गई। वहीं बात करें इसकी मुख्य थीम भी तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास थी। सेम थोड़ा चेंजेस थी। और वहीं बात करें इस योजना का विकास दर 8% रखा गया था लक्ष्य जो था, लेकिन इसकी वास्तव में 6.8% वृद्धि दर हासिल की जा सकी। और बात करें योजना के अंत तक गरीबी में 10% तक कमी लाने का इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था, जो कि काफ़ी हद तक सही था, इम्पोर्टेंट था, ऐसा होना भी चाहिए। और कुछ इसके प्रमुख लक्ष्य देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के। तो गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम को अवसर पैदा करना। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा लक्ष्य था। और 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना थर्ड लक्ष्य था इनका। वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। फोर्थ लक्ष्य था इनका ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। ये भी काफ़ी अच्छा लक्ष्य था। नेक्स्ट है देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य था। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं थीं। और बात करते हैं ये पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग द्वारा बनाई जाती थीं। तो क्या ऐसी वजह रही जो कि मोदी जी के आने पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाली संस्था योजना आयोग को हटा दिया गया। तो बात करते हैं कि जो योजना आयोग था वो इस तरह की एक संस्था थी जिसे बोलते हैं एक तरफा प्यार। तो वन साइड लव था। इसका मीनिंग होता है कि ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा ही बनाई जाती थी और सभी राज्यों पे थोप दी जाती थी। लेकिन ये जो नया नीति आयोग उसका नाम बदल कर रख दिया गया। इस नीति आयोग द्वारा केंद्र और राज्य दोनों बैठकर स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जो कि दोनों का इसमें सहयोग रहता है, दोनों की सलाह के अनुसार। और जो योजना आयोग था वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मर्जी से ही स्कीम बना के, योजनाएं बना के और राज्य सरकारों पर थोप दी जाती थी, जो कि काफ़ी हद तक कुछ राज्य स्वीकार भी नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं नीति आयोग, जो कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। बात करें 1 जनवरी को इस संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाले मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया और ये पूर्ण बहुमत से पास भी हुआ। और वहीं बात करें यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। इसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नीति आयोग, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा, ये इनका अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। मुख्यालय इसका नीति आयोग का है नई दिल्ली। पहले अध्यक्ष जो थे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं। और हमारे 2014 से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी कंटिन्यू हैं। और वहीं बात करें पहले उपाध्यक्ष तो वो थे अरविंद पनवड़िया और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और बात करें अब तक कितने उपाध्यक्ष हुए, तो अब तक सिर्फ 3 उपाध्यक्ष हुए। पहले थे अरविंद पनवड़िया और दूसरे थे शक्तिकांत दास, और अभी हाल ही में जो बने हुए हैं नए सुमन बेरी, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि हम पहले ही आप लोगों को बता दिए थे। तो फ्रेंड्स ये आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक है, यानी कौन संवैधानिक नहीं है। बात करें संवैधानिक और गैर संवैधानिक, तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट या भारत को सलाह देने के लिए या फिर उनकी कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए जो है बनी हुई हैं। तो ऐसी आयोग या फिर संगठन को
गैर संवैधानिक बोलते हैं जिनका कोई भी उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, नीति आयोग, यूपीएससी 315। तो फ्रेंड्स ये 315, 280 और 324, इनका मतलब है कि यूपीएससी 315 अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान में उल्लेख है, वित्त आयोग 280 भारतीय संविधान में उल्लेख है, चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कौन सा हमारा गैर संवैधानिक है, आपको चारों में से कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कौन कौन सी जो बॉडीज़ हैं, संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो गैर संवैधानिक हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।